नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर। आज पूरा कंप्लीट स्वर पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और हिंदी का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई हो या एमपीपीएससी या फिर एसएससी जीडी या फिर टीचर से संबंधित कोई भी एग्जाम हो हिंदी का, उसमें स्वर से संबंधित एक प्रश्न आता है। अब प्रश्न किस प्रकार से आता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए अपन चर्चा करते हैं स्वर की। सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो देखिए, वर्ण की अपन बात करें तो सीधी सी बात है कि लिखित देखिए, हमने लिखा है कि वर्ण किसे कहते हैं। हमने क्या लिखा है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो लिखा है लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जाते। तो ये अपनी एक परिभाषा हो गई, वर्ण किसे कहते हैं। अब अपने एग्जाम में किससे प्रश्न आता है, लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण। अच्छा, आगे अपन बात करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। यह भी अपन को ध्यान रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं अपन, ध्वनि। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो ये दोनों चीजें अपन को ध्यान रखनी है। प्रश्न आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ऊपरी ऑप्शन में लिखा होता है क्या, वर्ण। दूसरा ऑप्शन ध्वनि, तीसरा ऑप्शन है स्वर और चौथा ऑप्शन है व्यंजन। अब पूछा क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो निम्न में से भाषा की सबसे छोटी इकाई है भाई, कौन सी हो जाएगी, वर्ण, ध्वनि, स्वर और व्यंजन। क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि। और यदि यही प्रश्न ऐसा होता लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो कौन सा हो जाता अपना, वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कि देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 होती है। देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 होती है। कितनी होती है भाई, 52। तो 52 में देखिए कौन कौन से आते हैं, 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं देवनागरी लिपि में। तो अपन बात करते हैं स्वर 11, व्यंजन 33, उच्छिष्ट 2,
अयोगवाह 2 और संयुक्त 4। तो देखिए हो गए अपने 52, 3 1 3 4 2 6 और 6 2 8 8 और 4 12, 12 की 2 हासिल की 1, तो 3 2 और 3 5, तो टोटल कितने हो गए 52। तो इस प्रकार से देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है 52। चलिए आगे अपन बात करते हैं। यदि बात करें कि हिंदी में स्वर एवं व्यंजनों की संख्या है कितनी, हिंदी में स्वर एवं व्यंजनों की संख्या है तो कितनी है भैया 11 प्लस 33 बराबर 44 है। तो हिंदी में स्वर एवं व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई 44। तो ये तो हो गई अपनी सामान्य जानकारी किसकी वर्ण की। आगे देखते हैं अपन कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ये अपना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करेंगे वर्ण के प्रकार। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, चलिए अब बात करते हैं प्रकार की। तो वर्ण के प्रकार मुख्य रूप से दो होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन, ठीक है। तो देखिए स्वर किसे कहते हैं। अब इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे स्वर में, तो स्वर में देखिए अपन जो पढ़ने वाले हैं स्वर की परिभाषा, दूसरा प्रकार, तीसरा पॉइंट है वर्गीकरण। ये 3 पॉइंट अपन इसमें पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं परिभाषा की। सबसे पहले अपन बात करते हैं परिभाषा की कि स्वर की परिभाषा क्या है। तो देखिए तो इसकी परिभाषा को 3 प्रकार से अपन जान सकते हैं कि पहला कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है उसे तो हम कहते हैं स्वर। तो पहली परिभाषा क्या हो गई, हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है। निकल जाती है। तो हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है तो उसे तो हम कहते हैं क्या, स्वर। अब दूसरी परिभाषा इस प्रकार से भी हो सकती है कि जिन स्वरों का उच्चारण या फिर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे हम स्वर कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है उन्हें स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें भी हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे स्वर किसे कहते हैं,
अब इसकी परिभाषा कैसे आती है वो भी मैं आपको बता सकता हूं। ये देखिए, प्रश्न किस प्रकार से परिभाषा संबंधित किस प्रकार से पूछा जाता है। प्रश्न है मेरा, ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप सभी आंसर उसका सोच समझ के देंगे। जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के किया जाता है उन्हें कहते हैं, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है व्यंजन, दूसरा है वर्ण, तीसरा है स्वर, चौथा है शब्द। तो अपना प्रश्न क्या है, आंसर सोच के बताइए। आंसर सोच के बताइएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के किया जाता है उसे हम कहते हैं व्यंजन, वर्ण, स्वर, शब्द। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, स्वर। ठीक है, तो परिभाषा से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रकार की। तीसरा पॉइंट था अपना, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट है अपना प्रकार। इससे पहले अपन ये देख लें कि स्वर होते कितने हैं। प्रकार से पहले भी एक बात अपन देख लें कि स्वर होते कितने हैं। तो भाई हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। हिंदी में कुल स्वर कितने हैं, 11। कितने स्वर हैं, 11। हिंदी में कुल स्वर कितने हैं, 11। अब 11 स्वर कौन कौन से हैं, ये अपने 11 स्वर हैं। एक बार देख लीजिएगा, हिंदी में कुल स्वर कितने हैं, 11। कितने स्वर हैं, 11। और 11 कौन कौन से हैं, ये इस प्रकार से देखिए, अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए। अब इनको कैसे बोलेंगे अपन, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, इनका उच्चारण सभी ध्यान रखेंगे। देखिए अपन को इनको किस तरीके से बोला जाता है वह भी अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो इनका उच्चारण इस प्रकार से किया जाता है। अच्छा, बात करते हैं अब इनकी मात्राओं की। भाई बारकनी तो पढ़नी है अपन को। अब बारकनी पढ़ते समय क्या करते हैं अपन, इनकी मात्रा लगाते हैं, और मात्रा लगाते समय अपन उसका उच्चारण कैसे करेंगे। यदि अपन ने इसकी मात्रा सही लगाई है तो शब्द का निर्माण भी सही होगा, होगा कि नहीं, होगा बिल्कुल। तो चलिए अपन देखते हैं इसकी मात्रा इस प्रकार से, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ऋषि की मात्रा,
ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो मात्रा इस प्रकार से चढ़ाते हैं। तो ये भी अपन को आना चाहिए। क्यों? ये चीज आ गई तो आपकी जो आगे संधि पढ़ने वाले हैं वहां पर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो प्रत्येक स्वर की मात्रा आपको पता होनी चाहिए कि ये छोटी की मात्रा है, ये बड़ी की, ये छोटा ऊ की है, ये बड़ा ऊ की है, ये ऋषि की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये आई की मात्रा है और ये ओ की मात्रा है और ये औ की मात्रा है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रकार की, स्वर के प्रकार। दूसरा अपना महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रकार। तो देखिए हिंदी में बात कर रहे हैं अपन स्वर की। स्वर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला है ह्रस्व। पहला कौन सा है? ह्रस्व। और दूसरा कौन सा है? दीर्घ। पहला है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। मुख्य रूप से प्रकार, मुख्य रूप से स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। आपसे यही प्रश्न आता है कि मुख्य रूप से स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए ह्रस्व और दीर्घ। अच्छा ह्रस्व, अब अपन बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। बात करते हैं कि भाई ह्रस्व स्वर क्या है, किसे कहते हैं ह्रस्व स्वर? कोई बताएगा हमें? चलिए तो देखिए ह्रस्व स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण कम समय में किया जाता है। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे अपन? जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में किया जाता है। कैसे? जैसा भी अपन ने देखा था यहाँ पर कि ये स्वर है अपने कम समय। आप ही बताइए कि इन स्वरों में से किस किस स्वर में कम समय लग रहा है। अपन जब बोलते हैं इन स्वरों को तो कम समय किस किस स्वर में लग रहा है, ये बताइएगा। अच्छा तो भैया आपने देखा कि स्वर कम किस में लग रहा है? देखिए यहां लगा ह्रस्व स्वर में अ, इ, उ, ऋ। देखो कैसे लगा? अ, इ, उ, ऋ। तो मतलब एकदम से मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है? कम समय। तो जब समय कम लग रहा है तो कौन सा स्वर हो गया? ह्रस्व स्वर। तो ध्यान रखेंगे जिन स्वरों का उच्चारण करते समय परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय समय कम लगता है। ध्यान रखेंगे जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। तो यहां लिख दिया उच्चारण करते समय कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। तो कौन कौन से हो गए? उच्चारण में कम समय लग रहा है तो कम समय लगता है। किस में लगता है कम समय? उच्चारण करते समय। ध्यान रखना कम समय कब लग रहा है? उच्चारण में। तो कौन कौन से आ गए? तो देखिए चार हो गए, अ, इ, उ, ऋ। अ, इ, उ, ऋ। तो इन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। इसीलिए इनको हम कहते हैं मूल स्वर। इसीलिए हम इनको कहते हैं क्या? मूल स्वर। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं लघु स्वर। तो ध्यान रखेंगे ह्रस्व स्वरों को और किस नाम से जाना जाता है? मूल स्वर और लघु स्वर।
तो ध्यान रखेंगे। अब आपसे प्रश्न आता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मूल हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। कई बार, पता नहीं कितनी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, एसआई का हो या एसएससी जीडी का हो या एमपीपीएससी तक भी ये प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो बताइए कितना छोटा सा प्रश्न है और इसको अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई? 4। लघु स्वरों की संख्या कितनी है? 4। क्योंकि स्वर तो अपने पास यही है। हर्ष स्वर कितने? 4। तो समझ में आया। चलिए अपन बात करते हैं दीर्घ स्वर की। अब बात किसकी करते हैं? दीर्घ स्वर। देखिए दूसरा है अपना दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है। तो अधिक समय लगता है मतलब किसकी अपेक्षा अधिक समय लगता है? किसकी अपेक्षा? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। और कब लगता है? उच्चारण करते समय। ये भी अपन को ध्यान रखना है कि उच्चारण करते वक्त ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ठीक है, तो आपकी एक परिभाषा तैयार हो जाती है, प्रश्न तैयार हो जाता है कि जिन स्वरों का उच्चारण अधिक समय में किया जाता है या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है उन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अनुनासिक स्वर। तो प्रश्न क्या हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा? दीर्घ स्वर। तो ध्यान रखेंगे, कौन सा हो गया? अधिक समय लगता है। किसमें लगता है? उच्चारण करते समय। कैसे? चलिए, तो कौन कौन से स्वर हैं? स्वर तो अपने 11 ही हैं। स्वर कितने हैं अपने? 11। तो देखिए ये 11 स्वर हैं। तो अब इनमें से हम यह छांटेंगे कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, मतलब जिनका उच्चारण करते समय अधिक समय लग रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं उच्चारण, कैसे करते हैं उच्चारण, देखते हैं। आ ज्यादा समय लग रहा है, ई ज्यादा समय लग रहा है। तो यहां भी ज्यादा समय लगा, यहां भी ज्यादा समय लगा। फिर ऊ यहां भी ज्यादा समय लग रहा है। फिर रि रि, फिर यहां ए आई ओ औ। तो देखिए हमारा जो अधिक समय लगा है वो कहां लगा है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आई ओ और औ। तो अधिक समय लगता है तो कौन कौन से हो गए? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आई ओ और औ। तो ये क्या हो गए हमारे? दीर्घ स्वर। अच्छा, दीर्घ स्वरों को ही संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, या फिर यूं कहें दीर्घ स्वरों को संधि स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वरों को क्या कहते हैं हम? संधि स्वर। क्या कहते हैं? संधि स्वर। दीर्घ स्वरों को ही हम कहते हैं गुरु स्वर। क्या कहते हैं? गुरु स्वर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि दीर्घ स्वरों को ही संधि स्वर, गुरु स्वर कहते हैं। अच्छा देखिए
यहां बात कर रहे हैं संधि स्वर। तो संधि स्वर इसलिए कहते हैं कि इनका निर्माण है वो दो स्वरों से मिलकर होता है। अब दो स्वर कौन कौन से हैं? आपको पता ही है कि हिंदी में मूल स्वर तो चार ही है, चार स्वर से ही ये स्वरों का निर्माण हुआ है। तो देखिए कैसे मैं बात करूं इसकी बड़ा आ की। तो देखिए बड़ा आ का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद में छोटा आ या फिर बड़ा आ आता है तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाता है। मतलब छोटा आ के बाद में छोटा आ भी आएगा तब भी क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। ये चीज आप समझ पा रहे हैं? मतलब इसके बाद में ये आ जाए छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद में ये आ जाए, स्थिति कैसी भी हो सकती है लेकिन बनेगा तो बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार की स्थिति बड़ा आ के साथ थी उसी प्रकार की स्थिति आपकी किसके साथ हो जाएगी? बड़ी ई के साथ हो जाएगी। छोटी ई या बड़ी ई के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आए तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई बन जाता है। ये हम संधि जब पढ़ेंगे तब भी अपन बात करेंगे। संधियों में अच्छे से ये दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि में हम इनकी चर्चा करेंगे। चलिए, तो बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? इस प्रकार से। चलिए, इसी प्रकार से बड़ा ऊ, बड़ा ऊ कैसे बनता है? जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, बात करें ए की, तो ए कैसे बनता है? ये तो जब छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद में छोटी ई आ जाए या फिर बड़ी ई आ जाए तो अपना क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आई कैसे बनेगा? जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद में ए आ जाए या आई आ जाए तब भी क्या बनेगा? हमारा आई बनेगा। अब बात करते हैं ओ की। देखिए, छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, दोनों में से कोई सा भी आ जाए लेकिन क्या बनेगा? ओ बनेगा। छोटा आ के बाद में छोटा ऊ आए या छोटा आ के बाद में बड़ा ऊ आए तब भी क्या बनेगा? छोटा आ के बाद में छोटा ऊ आएगा तो बनेगा बड़ा ऊ, छोटा आ के बाद में बड़ा ऊ आएगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। छोटा बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ आएगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ के बाद में बड़ा आ के बाद में बड़ा ऊ आएगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है। अच्छा, तो वहां फिर अपना बच्चा कौन सा? लास्ट का औ। तो देखिए, औ कैसे बनेगा? कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ओ या फिर औ आ जाए, मतलब छोटा आ के बाद में ओ आ जाए या फिर छोटा आ के बाद में औ आ जाए, दोनों ही स्थिति में क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। बड़ा आ के बाद में ओ आएगा तब भी औ बनेगा, और बड़ा आ के बाद में बड़ा औ आएगा तब भी औ बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, हमने कहा था कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, इन्हें हम संधि स्वर कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण दो स्वरों से मिलकर होता है। इनका जो निर्माण हो रहा है वो दो स्वरों से मिलकर हो रहा है, इसलिए इन्हें हमें संधि स्वर कहना पड़ा। ध्यान रखेंगे, दीर्घ स्वर, संधि स्वर,
गुरु स्वर। एक नाम और आता है कि इनमें से संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। तो देखिए अब अपने पास दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। गुरु स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। अब बात करें संयुक्त स्वर कितने हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं भाई? देखिए संयुक्त स्वर संयुक्त स्वर हम उसे कहते हैं जब दो अलग अलग स्वर मिलकर एक तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब कैसा कि जैसे आ के बाद में ई आया, आ के बाद में ई आया तो किसका निर्माण हुआ? ए का। तो ये ए क्या है? हमारा संयुक्त स्वर। इसी प्रकार से आ के बाद में ए आया तो निर्माण हुआ अपना आई का। यहां पर छोटा आ भी हो सकता है और बड़ा आ भी हो सकता है। यहां भी छोटा आ भी हो सकता है और बड़ा आ। ठीक है, अच्छा अब इसी प्रकार से जब छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद में ऊ आ जाए तो निर्माण होता है आपका छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो यहाँ पर निर्माण होता है किसका? ओ का। और जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ओ या फिर औ आ जाए तो किसका निर्माण होता है? औ का। तो समझ में आया? देखो स्वर तो है लेकिन इधर स्वर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है। तो जब स्वर दोनों तरफ अलग अलग होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। तो ध्यान रखेंगे। तो हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? देखो प्रश्न बना नया, संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। और बात करें संधि स्वरों की संख्या कितनी है? संधि स्वर 7। गुरु स्वरों की संख्या कितनी है? तो गुरु स्वरों की संख्या अपनी कितनी है? 7। और दीर्घ स्वरों की अपन बात करें तो अपनी संख्या कितनी है? 7। लेकिन जब अपन बात करेंगे संयुक्त स्वर कितने हैं हिंदी में? तो कितने हैं भाई? 4। तो ध्यान रखेंगे कि आई, ए, आई, ओ, औ ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अपना स्वर की परिभाषा, मुख्य रूप से स्वर के प्रकार, ये अपना जो पहला पॉइंट है वो क्लियर होता है इस प्रकार से। इससे आगे पढ़ने के लिए हाँ इसका एक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, हम इसको साफ करते हैं, रब करते हैं और आगे अपने ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण पहले अपन देखते हैं सबसे पहले कि उच्चारण में लगे या फिर मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण में लगे समय के आधार पर या फिर यूं कहें मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। तो मैंने क्या कहा? पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। तो ध्यान रखेंगे
कि उच्चारण में लगे समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चारण में लगे समय के आधार पर। उच्चारण में लगे समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। अब देखिए हम ह्रस्व और दीर्घ पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये आपसे अच्छी तरीके से आते हैं ह्रस्व और दीर्घ। अपन अब बात करेंगे अपना समय खर्च किए बिना ही हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे प्लुत स्वर। ठीक है, तो देखिए आइए समझते हैं कि प्लुत स्वर क्या होता है। देखिए प्लुत स्वर किसे कहते हैं? यहाँ पर हमने देखा कि जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में किया जाता है और जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व की अपेक्षा दुगने समय में किया जाता है, और प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर का हो जाएगा तिगुना समय में किया जाता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण, परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन स्वरों का उच्चारण तिगुने समय में किया जाता है, या फिर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय तिगुना समय लगता है, या फिर क्या कह सकते हैं, या उच्चारण में तिगुना समय लगता है। ठीक है, तो उच्चारण में क्या कहा है? उच्चारण में तिगुना समय लगता है। दुगुना कहाँ लगता है? यहाँ पर। और तिगुना कहाँ लगता है? यहाँ पर। तो दुगुना समय लगता है तो दीर्घ, और तिगुना समय लगता है तो प्लुत। अच्छा, बात करते हैं कि भाई प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए प्लुत स्वर जो होता है वो आपका ओम होता है। जैसे ओम, कैसे बोलेंगे इसका अपन उच्चारण कैसे करेंगे? ओम। तो इसका जब मैंने उच्चारण किया है तो देखिए ओ को मैंने काफी लंबे समय तक बोला है और मां को थोड़ा कम बोला है। तो मतलब ओ पर क्या लग रहा है? एक विशेष बल लग रहा है जिससे उसकी ध्वनि लंबी जा रही है। ठीक है, फिर से देखिए ओ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। तो ठीक है, ओम का उच्चारण करते समय हमें तिगुना समय लग रहा है। इसी प्रकार से हम दूसरा शब्द देखते हैं, जैसे महेश। अब मैंने एक शब्द लिखा है महेश, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ऐसा बोलेंगे क्या? महेश नहीं, इसको अब हम इस प्रकार से नहीं बोल सकते महेश, बिल्कुल गलत है। तो हम कैसे बोलेंगे? इसका सही उच्चारण क्या होगा? महेश। तो इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करेंगे। ठीक है, मतलब 3 गुना समय लगता है। कितना समय लग रहा है? 3 गुना। कितना समय लग रहा है?
3 गुना समय लग रहा है, मतलब हा का उच्चारण हमें 3 गुना बोलना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ध्यान रखेंगे जब बात करें कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं या प्लुत स्वर कौन सा है। अभी देखिए आपको ये मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा उसके बाद आपसे इन सारे प्रश्नों का, ये सारे जो भी पढ़ाया गया है उनसे संबंधित आपसे प्रश्न करूंगा। तब मुझे विश्वास होगा कि मेरे द्वारा जो आप पढ़ रहे हैं और मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है आप कितना ग्रहण कर रहे हैं, उसका मैं परीक्षा आपकी लूंगा। तो आप परीक्षा के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि मेरी परीक्षा में आप सफल हुए तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है अपने आप पर, मेरी परीक्षा में सफल हुए तो आप अपनी आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे एसआई, एमपीएसआई या पीएससी या फिर एसएससी जीडी, अरे हिंदी की कोई सी भी एग्जाम हो, उसमें आप आसानी से ही, सहज रूप से ही प्रश्न बना लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा है हमारा पॉइंट उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अभी तक अपन ने देखो दोनों में चीजें अंतर समझिए, ये है उच्चारण में लगे समय या फिर यूं कहें मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो देखो यहां पर तो है उच्चारण में लगे समय के आधार पर, यहां है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला है अनुनासिक, दूसरा है निर्नुनासिक। दूसरा कौन सा है? निर्नुनासिक। ये अनुनासिक और दूसरा है निर्नुनासिक। पहला कौन सा है? अनुनासिक और दूसरा कौन सा है? निर्नुनासिक। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, पहला अनुनासिक और दूसरा निर्नुनासिक। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आप सभी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, तो देखिए अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक देखिए स्पष्ट करते हैं, अनुनासिक, निर्नुनासिक। तो देखिए अनु मतलब और नासिक, नासिक का मतलब तो सभी समझते हैं कि नासिक मतलब नाक से, तो बस ये इतना सा आपको समझ में आ गया वो काफी है। शब्द में ही आंसर छुपा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शब्द में ही हर प्रश्न का आंसर उसके शब्द में ही छुपा होता है। मैथ्स में भी हम जब मैथ्स करते हैं तो आंसर मैथ्स में ही छुपा होता है, प्रश्न का आंसर प्रश्न में ही छुपा होता है। तो देखिए अनुनासिक मतलब नासिक। अब देखिए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उच्चारण नाक से किया जाता है। अब नाक से तो होगा नहीं उच्चारण कि लो भैया मैं मुंह बंद कर दूं नाक से करूं, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उच्चारण किससे होगा? नाक के साथ मुख से या मुख के साथ नाक से। तो जिन स्वरों का उच्चारण क्या हो गया परिभाषा? उच्चारण क्या हो गई? उच्चारण मुख प्लस नाक से। शॉर्ट में परिभाषा हो गई हमने। परिभाषा शॉर्ट में क्या हो गई कि जिन स्वरों का उच्चारण, अब आप लिख लीजिए जैसे भी आपको लिखना है, जिन स्वरों का उच्चारण मुख के साथ नाक से भी किया जाता है उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। समझ में आया? समझ पा रहे हैं? चलिए
उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण मुख के साथ नाक से भी किया जाता है उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं अनुनासिक स्वर। अनुनासिक का निशान क्या है, सिंबल क्या है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये अनुनासिक मतलब ये जो निशान है आपका चंद्रबिंदु, ये तो ध्यान रखेंगे ये क्या है आपका अनुनासिक है। ये आपका क्या है अनुनासिक। तो देखिए अब अनुनासिक स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, जिसके ऊपर चंद्रबिंदु लग जाएगी, जिसके ऊपर क्या लग जाएगी चंद्रबिंदु लग जाएगी, वही क्या हो जाएगा अनुनासिक होगा कि नहीं। भाई जिसके ऊपर आप टोपी पहना दोगे वही सब टोपी वाला लगेगा, और जिसने टोपी नहीं पहनी होगी सिर के ऊपर वो टोपी पहने हुए लगेगा क्या, नहीं। तो इनको अपन ने क्या लगा दी चंद्रबिंदु, तो ये हो गया आपका अनुनासिक। तो अ आ ई ठीक। अब ये तो ये परिभाषा आपकी हो गई, परिभाषा के अनुसार हमने ये चीजें बता दी। अब आपको ध्यान रखेंगे कि चंद्रबिंदु है ना, चंद्रबिंदु दिखाई तो देती है, किस किस स्वर पर दिखाई देती है, या किस किस स्वर से युक्त वर्ण पर दिखाई देती है। तो जब अनुनासिक की हम बात करेंगे तो देखिए जब आपने आंख लिखा है तो देखो आपको बड़ी ही सहजता के आसानी के साथ चंद्रबिंदु दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना। लेकिन मैं यूं कहूं कि मैं बाजार जाता हूं, तो देखिए अब ये मैंने ये लगाया तो है, ये यहां पर इस प्रकार से नहीं, केवल डॉट, केवल बिंदी दिखाई देती है। तो बिंदी कहां दिखाई देगी, देखिए इन स्वरों में आपको पूर्ण रूप से चंद्रबिंदु ना दिखाई देकर केवल एक बिंदी के रूप में दिखाई देती है। तो ध्यान रखिए कौन कौन से वर्णों पर, कौन कौन से स्वरों से युक्त वर्णों पर चंद्रबिंदी दिखाई नहीं देती है। तो देखिए बड़ी ई या छोटी ई की मात्रा जब भी आएगी तो उस पर आपको चंद्रबिंदु इस प्रकार से दिखाई नहीं देगा। कैसे दिखाई देगा, जैसे अपन ने की लिखा है तो की ऐसे, तो आपको इस प्रकार से दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये बिंदी दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, ये अनुनासिक है। आपने जैसे यहाँ पर मैं लिखा है या फिर मैं लिखा है तो इसका मतलब भी क्या है कि ये अनुनासिक है। समझ में आया, समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब ही क्या है अनुनासिक। जब ये स्वरों से युक्त किसी भी वर्ण पर चढ़ती है तो बिंदी दिखाई देती है ऐसे। किन पर दिखाई देती है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा आई, ए, आई, ओ और औ। औ पर क्या होगी आपको बिंदी दिखाई देगी, केवल बिंदी। और केवल इस प्रकार से कब दिखाई देगी, वो आपको यहां दिखाई देगी। छोटा आप है, बड़ा आप है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि, इनकी मात्रा पर आपको क्या दिखाई देगी, पूरी स्पष्ट दिखाई देगी चंद्रबिंदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं निर्नुनासिक। जब हमें यह चीज समझ में आ गई है कि अनुनासिक मतलब मुख के साथ नाक से किया जाता है, इसी प्रकार से अब इस पर निर मतलब मना कर रहा है। क्या कर रहा है, मना कर रहा है, मना करने का भाव है। निर मतलब मना, नेगेटिव। ठीक है, तो ठीक है भाई, उच्चारण मुख के साथ नाक से या फिर मुख के साथ नाक से
नहीं किया जाता। मतलब उच्चारण मुख के साथ नाक से नहीं किया जाता, या फिर मैं यूं कहूं उच्चारण केवल नाक से किया जाता है। उच्चारण केवल नाक से किया जाता है। तो जब उच्चारण केवल नाक से किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? निर्नुनासिक। ध्यान रखेंगे, जब उच्चारण केवल नाक से उच्चारण केवल नाक से नहीं, उच्चारण केवल मुख से, माफ करना, उच्चारण केवल मुख से किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? निर्नुनासिक। केवल मुख और मुख से ही, नाक की मदद बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो देखिए, अब जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जब हम किसका उच्चारण करते हैं? स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो हम नाक की मदद नहीं लेते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, हाँ? तो देखिए, मैंने कहा आवाज देखो, अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। बड़ी ही, मैंने अपनी नाक को बंद करके बड़ी ही आसानी से स्वरों को बोल दिया है। ठीक है, तो ये ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक। मतलब मैंने इन स्वरों का उच्चारण करते समय नाक की हेल्प नहीं ली है। तो मतलब क्या, कैसे स्वर आ जाएंगे? मतलब सभी स्वर। तो आ से लेकर अ, आ, ई, ये सभी स्वर आपके किस में आ गए? निर्नुनासिक में। चलिए, तो अपने दो टॉपिक हो गए हैं। पहला है मात्रा या उच्चारण में लगे समय के आधार पर, दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु और निर्नुनासिक मतलब सभी स्वर। समझ पा रहे हैं? अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु और निर्नुनासिक मतलब सभी स्वर। अच्छा, एक तीसरी चीज, एक तीसरा पॉइंट भी मैं आपको बता रहा हूं। केवल ये बिंदी होती है एक, देखो इसको तो अपन ने कह दिया अनुनासिक, और केवल एक बिंदी भी होती है, इसको अपन क्या कहते हैं? ये बिंदी होती है, इसे हम कहते हैं अनुस्वार। इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसको भी आप ध्यान रखेंगे साथ में। ये केवल बिंदी अनुस्वार है, जो कि क्या होती है? अनुस्वार मूलतः व्यंजन। क्या होता है? ये व्यंजन होता है, व्यंजन होता है। तो ध्यान रखेंगे, अनुस्वार मूलतः व्यंजन होता है, जबकि अनुनासिक क्या होता है? स्वर होता है। ये क्या होता है? स्वर। ध्यान रखेंगे, तो अनुनासिक क्या होता है? स्वर, और अनुस्वार क्या होता है? व्यंजन। चलिए आगे अपन देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने दो वर्गीकरण देख लिए। तीसरा वर्गीकरण पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आगे बढ़ाने से पहले एक थोड़ा सा और मैं इसका उदाहरण के रूप में बता दूं कि अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए, अनुनासिक और अनुस्वार का एक उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे यहां
लिखा है मैंने चंबल। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि ये जो बिंदी लगी है वो अनुनासिक है या अनुस्वार। और यहां लिखा है मैंने क्योंकि। यहां भी बिंदी लगी हुई है और यहां भी बिंदी लगी हुई है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा शब्द अनुनासिक शब्द है, अनुनासिक बिंदी का प्रयोग हुआ है, दोनों में से किस शब्द में अनुनासिक बिंदी का प्रयोग हुआ है, तो बताइए। तो यहां पर आपको देखो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहां किसका प्रयोग हो रहा है, बिंदी का तो हो रहा है। बिंदी तो यहां भी है और यहां भी है, लेकिन यहां जो बिंदी है वो किसकी है, यहां जो बिंदी है वो अनुनासिक की है और यहां जो बिंदी है वो किसकी है, आपकी अनुस्वार की। ध्यान रखेंगे, ये बिंदी किसकी है, अनुस्वार की। जैसे अनुस्वार में जो बिंदी लगती है वो आपकी प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण की लगती है। ये ध्यान रखना है। अनुस्वार में जो बिंदी लगती है आपकी वो किसकी लगती है, इनकी लगती है। अनुस्वार में जो बिंदी लगती है वो किसकी लगती है, ये आपके प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं उनकी बिंदी लगती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा वर्गीकरण है जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्रस्वर, दूसरा है मध्यस्वर और तीसरा है पश्च स्वर। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्यस्वर और तीसरा है पश्च स्वर। ध्यान रखेंगे, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर। अब देखिए बात करते हैं कि अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए अग्रस्वर ई, ए और आई। तो ई, ए, आई, ये क्या है आपके अग्रस्वर। अग्रस्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ आगे से तालु को टच करने की कोशिश करती है। किसको, तालु को। हवा तो अंदर से ही आएगी, लेकिन जो जीभ का अग्रभाग है, मतलब ये वाला भाग, ये कहां टच करेगा, यहां, ठीक है। जैसे ई, हल्की सी जीभ ऊपर उठेगी, कहां उठेगी, ऊपर उठेगी आपके तालु के भाग को टच करने के लिए, लेकिन टच नहीं कर पाएगी, ठीक है। ई, फिर ई, फिर ए, देखो ए, फिर आई, तो उठ रही है जी, दिखाई दे रही है मेरी, नहीं कोई बात नहीं। ई, ए, आई, हाँ नहीं, आप भी प्रयत्न करेंगे तो आपको भी लगेगा, ठीक है। तो मतलब अग्रस्वर, तो जिन स्वरों
करते समय जीवा का आगे वाला भाग तालु को स्पर्श करने का प्रयत्न करता है, तो उसे हम कहते हैं अग्रस्वर। और अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? ई, ए, आई। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें इतना सा ही कि अग्रस्वर प्रश्न जो आपका आएगा वो यही पूछा जाएगा कि अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं। दूसरा है मध्य स्वर। दूसरा क्या है? मध्य स्वर। मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य वाला भाग ऊपर उठने का प्रयत्न करता है, जैसे अ। ठीक है, तो देखिए अ मतलब यहां पर आपकी जीभ थोड़ी सी उठती है। मतलब ज्यादा ऊपर भी नहीं गई और नीचे भी नहीं गई। जब आपकी जीवा ने जब आ बोला तो आपकी जीभ ना तो ऊपर गई ना ही नीचे चिपकी रही। कहाँ आ गई? बीच में। हवा कहाँ से आई? हवा तो कंठ से ही आएगी। हवा कहाँ से आई? कंठ से। तो देखो मध्य स्वर मतलब उच्चारण करते समय जीभ थोड़ा सा उठ जाती है। ठीक है, तो उसमें कौन सा स्वर आता है आपका? छोटा आ। आ। ठीक है, अच्छा बात करते हैं पश्च स्वर की। तो पश्च स्वर जब जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के पीछे वाले हिस्से से किया जाता है या पीछे वाला हिस्सा उनका उच्चारण करते समय मदद करता है, उन्हें हम कहते हैं पश्च स्वर। अब पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? तो देखिए पश्च स्वर उ, ओ, औ और बड़ा आ। ठीक है, तो देखिए ये जो है जीवा के आधार पर पश्च स्वर आपका क्या हो गया? बड़ा आ, छोटा ओ और बड़ा ऊ, ओ और औ। ये आपके कैसे स्वर हो गए? ये आपके कैसे स्वर हो गए? पश्च स्वर। ध्यान रखिएगा, ये आपके कैसे स्वर हो गए हैं? पश्च स्वर। तो पश्च स्वर, अब प्रश्न ऐसे ही आएगा कि निम्न में से पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला जो अपना प्रकार है मुखाकृति के आधार पर। अगला जो अपना प्रकार है मुखाकृति के आधार पर। तो मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। और मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में कई बार पूछा गया है। मुखाकृति के आधार पर स्वर समृद्ध स्वर कौन सा है? निम्न में से समृद्ध स्वर नहीं है या निम्न में से विकृत स्वर है। तो राजस्थान टीचर में यहां से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो टीचर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए यह अपना वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपकी हिंदी की जो एग्जाम है वर्ग 1 या वर्ग 2 या यूं कहें फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, उसमें से हिंदी का आपका 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी वर्णमाला में से, जो आपके 100% सही हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वर। तो देखिए मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला है समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्धसमृद्ध, तीसरा है विवृत और चौथा है अर्धविवृत स्वर। तो देखिए मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। चलिए आगे बात करते हैं कि समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? क्या होता है समृद्ध स्वर? अर्धसमृद्ध क्या है? ये कितने होते हैं? विवृत स्वर कौन सा है? ये किसे कहते हैं? और अर्धविवृत स्वर कौन सा है? चलिए बात करते हैं, इनको भी जानेंगे। चलिए समृद्ध स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख बहुत ही कम खुलता है। परिभाषा क्या हो जाएगी? उच्चारण करते समय मुख बहुत ही कम खुलता है। तो ध्यान रखेंगे, मुख कम खुलता है। क्या? उच्चारण करते समय। तो उच्चारण करते समय मुख बहुत ही कम खुलता है, मतलब यूं कहें नाम मात्र का ही खुलता है। अब ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनका जब उच्चारण हम करते हैं तो मुख बहुत ही कम खुलता है? कौन से हैं? वो है जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब देखिए मैं जब इनका उच्चारण करूंगा तो मुख बहुत ही कम खुलता है। देखिए ई ई ई ऊ ऊ, मतलब मेरा मुख नाम मात्र का ही खुला है। तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं समृद्ध स्वर। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अर्ध समृद्ध स्वर की। अब किसकी बात करें? अर्ध समृद्ध स्वर। तो देखिए अर्ध समृद्ध स्वर हमने कहा था कि मुख बहुत ही कम खुलता है। किसमें? समृद्ध में। तो इसमें क्या हो जाएगा? थोड़ा सा अधिक खुलता है। मुख थोड़ा सा अधिक खुलता है। किसमें? अर्ध समृद्ध में। तो अर्ध समृद्ध में मुख आपका थोड़ा अधिक खुलेगा, ज्यादा भी नहीं खुलेगा, लेकिन जो पिछली बार खोला था उससे थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा। ठीक है, पिछली बार अपने इतना सा खोला था, इतना सा खोला था, अब इतना खोलेंगे। ठीक है, तो अर्ध समृद्ध मुख थोड़ा सा अधिक खुलता है। मुख थोड़ा सा अधिक खुलता है। किसकी अपेक्षा? समृद्ध स्वर की अपेक्षा। तो देखिए कौन कौन से स्वर आते हैं? ए, कौन सा आता है? देखिए ए, अब कितना बोला? ए और ओ, ए ओ। और देखो अब तो मेरी उंगली आ रही है पूरी मुंह में, पहले तो आई नहीं रही। पहले मैंने क्या बोला? ई, ये देखो ई ऊ ऊ, मतलब नहीं। अब ए, देखो
अधिक खुलता है। किसमें? आर्थिक संबंध में। ध्यान रखेंगे। तो ए और ओ। आगे आ जाइए। विवृत में, विवृत में क्या होता है? मुख सर्वाधिक खुलता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख सर्वाधिक रूप से खुलता है, तो मुख सर्वाधिक खुलता है। मुख सर्वाधिक खुलता है। ऐसा कौन सा स्वर है जिसमें सबसे ज्यादा मुख खुलता है? तो वो है अपना बड़ा आ, जो आप बोलते हो बड़ा आ। तो देखिए आ मतलब पूरा की पूरा खुल गया है। इतना खुल गया है कि पूरा लड्डू होता है बेसन का, बूंदी का, वो आपके मुंह में रख दो, पूरा ही आप खा जाओगे उसको। आ, ठीक है, खुला कि नहीं खुला? आ, या तो लड्डू खाने के लिए आपने पूरा की पूरा मुख खोल दिया है। तो विवृत स्वर कौन सा हो गया आपका? बड़ा आ। ध्यान रखेंगे, बड़ा आ आपका क्या है? विवृत स्वर। चलिए आगे अर्धविवृत स्वर। अब अर्धविवृत स्वर कौन सा है? इसे कैसे डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? तो देखिए यहां पर मुख सर्वाधिक खुलता है, तो ये क्या है? विवृत। तो इसका क्या कर देंगे? उल्टा। तो यहां पर क्या होगा? इसकी अपेक्षा मुख थोड़ा कम खुलेगा। ठीक है, चलिए। तो मुख थोड़ा, मुख यूं कहें विवृत से कम, मुख विवृत से कम और समृद्ध से अधिक खुलता है। मुख विवृत से कम और समृद्ध से अधिक खुलता है। तो ध्यान रखेंगे, किसे कहते हैं अर्धविवृत स्वर? मुख विवृत से तो कम और समृद्ध से अधिक खुलता है। मतलब इनसे तो अधिक खुलेगा और इससे कम खुलेगा। तो कौन कौन से आ जाएंगे आपके? ये आ जाएंगे आपके ऐ और औ। ये आपके आ गए अर्धविवृत में। तो ऐ और औ किससे हो गए आपके? ऐ औ। तो देखिए मतलब उससे क्या है? थोड़ा ज्यादा खुल रहा है और इससे क्या हो रहा है? कम खुल रहा है। तो ये कैसे हो गए आपके? अर्धविवृत स्वर। ठीक है, तो ये आपका अपना मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो गया है। तो इससे आगे पढ़ने के लिए मैं चाहूंगा कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और धैर्य रखेंगे। 2 वर्गीकरण और है भाई, इतनी देर से हम देखते आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको पूरा ही देखें, पूरा समाप्त करें, तो अपना जो टॉपिक होगा वो एकदम मस्त होगा। फिर इसके बाद में आपको कहीं भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी स्वर पढ़ने के लिए। एक बार में ही आपका इतना अच्छे से स्वर रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा कि आपका किसी भी एग्जाम में स्वर से संबंधित एक प्रश्न या 2 प्रश्न जितने भी पूछे जाएंगे, आपके विश्वास के साथ आपका जो प्रश्न है सही हो जाएगा। मेरा ये कई वर्षों का अनुभव बोलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस श्रृंखला को, और आगे बढ़ाते हैं। चलिए मैं इसको रद्द करता हूँ।
अगला हमारा वर्गीकरण होगा वो है जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगला है पांचवा, जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार। जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, जाति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है सजाति। पहला कौन सा है? सजाति स्वर। और दूसरा है विजाति स्वर। पहला है हमारा सजाति स्वर और दूसरा है विजाति स्वर। देखिए, वैसे नाम से स्पष्ट है, नाम से ही देखो, मैंने पहले भी कहा था कि हर प्रश्न का आंसर उसके शब्द में ही छुपा होता है। तो देखिए, यहाँ भी सजाति मतलब एक ही जाति के, मतलब एक ही माँ से जन्मा हुआ बेटा या बेटी, सगी बहन या सगा भाई कहा जाता है या कहलाते हैं। उसी प्रकार से जिन स्वरों का उच्चारण एक ही स्थान से होता है उन्हें हम कहते हैं सजाति। क्या कहते हैं? सजाति। जिन स्वरों का उच्चारण स्थान एक ही हो, उच्चारण स्थान मतलब कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ्य या नासिक के, इनमें से किसी एक जगह से स्वर बोले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं सजाति। तो उच्चारण स्थान परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन स्वरों का उच्चारण स्थान एक ही हो उन्हें हम सजाति स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ कैसे हो गए? सजाति। छोटी ई प्लस बड़ी ई कैसे हो गए? सजाति। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ कैसा हो गया? सजाति। मतलब इन दोनों का ही उच्चारण स्थान कंठ से है। देखिए, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसका भी क्या है? तालु। हम क्या कह रहे हैं? जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो, जिनका जन्म स्थान एक ही हो, उन्हें हम कहते हैं क्या? सजाति। छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे इस प्रकार से हो गए सजाति। आपकी जो परीक्षा में प्रश्न आएगा वो इसी प्रकार से आएगा, निम्न में से सजाति है। तो आपको इस प्रकार से याद रहेगा तो आप बता देंगे बड़े ही आसानी से। चलिए, अब बात करते हैं विजाति। देखिए, सजाति का विलोम। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में विलोम भी आएंगे, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में क्या आते हैं? विलोम भी आते हैं। तो आपका एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि सजाति का विलोम क्या है? तो सजाति का विलोम क्या हो गया? विजाति। बड़े ही आसान है। सजाति का विलोम क्या हो गया? विजाति। जरूरी नहीं है प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछे, विलोम भी तो बन रहा है। ठीक है, चलिए, तो जिन स्वरों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? जिन स्वरों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है उन्हें हम विजाति स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? विजाति स्वर। देखिए, जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई, देखिए इधर और इधर, तो ये दोनों कैसे हो गए? विजाति। इसी प्रकार से बड़ा आ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ये कैसे हो गए आपके? विजाति। या फिर
या फिर ओ या बड़ा ऊ, ये भी कैसा हो गया आपका विजातीय। तो देखिए जिन स्वरों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, तो ध्यान रखेंगे अलग अलग होता है। क्या होता है? उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, उन्हें हम कहते हैं विजातीय। उन्हें हम क्या कहते हैं? विजातीय। और जिन स्वरों का उच्चारण स्थान एक ही हो, उन्हें हम कहते हैं। आगे के वीडियो में जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो इन सभी स्वर एवं व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे। एक प्रश्न पूछा जाता है हर एग्जाम में 100% उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं बात करूं का उच्चारण स्थान है या फिर ता का उच्चारण स्थान है, ये हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ये हम किसमें पढ़ेंगे? व्यंजन का जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। चलिए तो आगे अगला है हमारा छठा है हमारा होष्टाकृति के आधार पर। ओष्ठा ये हमारा लास्ट वर्गीकरण है। ये स्वर टॉपिक का लास्ट वर्गीकरण है ओष्ठाकृति के आधार पर, या यूं कहें होठों की बनावट के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर या फिर होठों की बनावट के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर या होठों की बनावट के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ओष्ठाकृति के आधार पर या होठों की बनावट के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन से? वृत्ताकार, पहला कौन सा है? वृत्ताकार, और दूसरा कौन सा है? अवृत्ताकार। देखिए ओष्ठाकृति या होठों की बनावट के आधार पर दो प्रकार के स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। अब देखिए फिर से वही चीज कि शब्द में ही आंसर छुपा हुआ है। देखो ध्यान से सुनिए, वृत्ताकार। अब वृत्त कैसा रहता है? ऐसा। बात कर रहे हैं किसकी? होठों की। बात किसकी कर रहे हैं? होठों की। वृत्त कैसा? ऐसा। तो देखिए वृत्त हमारा गोल होता है, तो हम ऐसे स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठ क्या हो जाएंगे? गोल हो जाते हैं। जब होठों का स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं वृत्ताकार। समझ में आया? होठ क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वृत्ताकार। अब ऐसे कौन कौन से स्वर हैं? जिनका उच्चारण करते समय होठ हमारे गोल हो जाते हैं? तो बताइए, आप ही बताइए जरा कौन कौन से होते हैं। सोचा? देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओ और औ। अब देखिए इनका जब अपन ने उच्चारण किया,
तो क्या हुआ, होठ गोल हो गए। तो देखिए ऊ ऊ, देखो ऊ ऊ, होठ बिल्कुल गोल हो गए हैं, हुए कि नहीं। अब आपके नहीं होते तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपके भी होंगे। बिना बोल के आप ऊ और बड़ा ऊ नहीं बोल सकते। आप ये ना कहिए कि मैं तो भैया बड़ा ऊ और छोटा ऊ अपने गोल बिना होठ गोल किए बोल सकता हूँ, नहीं बोल पाएंगे। चलिए अब देखिए फिर से ओ औ बिल्कुल गोल हो गए। तो परिभाषा क्या बनी, उच्चारण करते समय होठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। परिभाषा लिखेंगे हम, उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाते हैं। क्या आप समझ पाए कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ कैसे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वृत्ताकार। फिर आगे इसमें आ जाइए अवृत्ताकार, मतलब अवृत्ताकार। अवृत्ताकार जब देखो यहां पर क्या हो रहा था, होठ गोल हो रहे थे, अब यहां पर आपके होठ गोल नहीं हो सकते। कैसे होंगे देखिए, तो उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होते हैं। जब उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं अवृत्ताकार। अब देखिए ऐसे कौन कौन से स्वर हैं, ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होते हैं, जरा सोचो और हमें भी बताओ सोच के। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही है। जब मैथ्स में दिमाग लगाते हैं और फालतू काम में दिमाग लगाते हैं तो यहाँ भी हमें दिमाग लगाना है। चलिए कौन कौन से हैं, शाबाश, कुछ सोचिए। देखिए तो आ ई, बड़ी ई, ऋषि, ए, ऐ। देख तो ये कैसे हो गए आपके अवृत्ताकार। देखिए अब मैं इनका उच्चारण करता हूं, मैं इनका क्या करता हूं, उच्चारण करता हूं, तो मेरे होठ बिल्कुल भी गोल नहीं होंगे। देखिए देखिए ई नहीं हुए, री, ए, ऐ। आप देखिए अब गोल हो जाएंगे, ओ हो गए, ओ औ गोल हो गए। तो मतलब इनका उच्चारण करते समय मेरे होठ, मेरे नहीं आपके भी गोल नहीं होंगे, लेकिन इनका उच्चारण करते समय मेरे होठ भी गोल होंगे, आपके होठ भी गोल होंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से स्वरों का पूरा वर्गीकरण कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वर्गीकरण बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये इतना पढ़ने से आप जो 1 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में या 2 नंबर का प्रश्न आता है, इतना पढ़ने से आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन कब सही होगा, जब आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस सीट भी लगाएंगे। आप बिना प्रैक्टिस के आपको वही कंफ्यूजन होगा कि वृत्ताकार कौन सा था, समवृत्त कौन सा था, विवृत्त कौन सा था, या सजाती कौन सा था, या फिर जीवा के आधार पर अग्र कौन सा था, या मध्य कौन सा था। तो ये इस प्रकार से आपको थोड़ा सा संदेह होगा, लेकिन हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया गया है उस प्रकार से आप पढ़ते हैं और साथ में प्रैक्टिस भी लगाते हैं। इन पूरा जो भी हमने पढ़ा है आज के इस वीडियो में, इसका हमारे लक्ष्य एकेडमी शुल्क का टेलीग्राम
चैनल है उसे आप ज्वाइन करें और इसके 100 प्रश्न केवल और केवल स्वरों को जो भी अपन ने वर्गीकरण पढ़ा है उसके 100 प्रश्न आपको उस टेस्ट पेपर के माध्यम से मिल जाएंगे। उसके माध्यम से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक आपका सबसे अच्छा टॉपिक होगा और आपके एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं 1 या 2 वो आपके कभी गलत नहीं हो सकते हैं। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। ठीक है, और आगे के यदि ये सब जानकारी या मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आप सभी को अच्छा लगा या जैसा भी लगा हो तो मेरा आप मनोबल बढ़ाने के लिए एक थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक छोटे से बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। अच्छा पढ़ाया है, अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखेंगे और जैसा भी हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ मेरे द्वारा पढ़ाई हुई है वो आपको पसंद नहीं आई है वो भी आप लिखेंगे तो मैं उस चीज़ों में क्या करूँगा, सुधार करूँगा। इसलिए वो आपका कमेंट मेरे शिक्षक होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा होगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट भी करें। धन्यवाद।